और चलिए हेडलाइंस के बाद उत्तराखंड की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू से एक और मौत हो गई। 28 साल की एक महिला जो है उसकी मौत हुई है। उत्तरकाशी जिले की वो रहने वाली थी और अब प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 13 के पार पहुंच गया है और एक मरीज जो है वो दून अस्पताल में स्वाइन फ्लू का ही इलाज करा रहा है और कुल 42 मामले पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो प्रदेश में 13 लोगों की मौत जो है वो स्वाइन फ्लू से हो गई। एक 28 साल की महिला की मौत जो है वो भी हुई है और अभी तक के आंकड़ों की हम बात करें तो कुल 42 ऐसे केस हैं जो पॉजिटिव हैं, यानी कि 42 लोगों में स्वाइन फ्लू 42 लोगों को हुआ है जिनका इलाज जो है चल रहा है। तो प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है और 13 लोग जो हैं अपनी जान इसमें गंवा चुके हैं। रॉबिन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रॉबिन, अभी आंकड़ा 13 के पार पहुंच गया, 42 लोग जो हैं वो पॉजिटिव भी पाए गए हैं। किसी तरह की कोई तैयारी, किसी तरह की कोई और इन्वेंशन, कोई भी स्टेप ऐसा उठाया जाए जिससे कि लोग जो दहशत में कम से कम वो ना रहें और जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएं? देखिए जीनत, इसको लेकर कुछ दिन पहले अभी डीजी हेल्थ जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ तौर पर ये कहा था कि क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि आपको हल्का सर्दी जुकाम होता है तो उसको हल्के में ना लें, उसका चेकअप कराएं, इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने कहा कि जो इसकी दवाई होती है टेमी फ्लू जो है वो जो है उसकी पर्याप्त मात्रा सरकार जो विभाग है उसके पास उपलब्ध है और इसलिए किसी तरह की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर एहतियात ये बरता गया है कि स्कूल्स में एक एडवाइजरी जारी की गई थी। उनको ये कहा गया था स्कूल्स को कि आप एहतियात बरतें ऐसे मामलों को लेकर जहां आपको दिखे कि स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स किसी बच्चे में दिखाई देते हैं तो वो उसका जो है उसकी रिपोर्टिंग जो है उसको रिपोर्ट किया जाए जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग को। तो कुल मिलाकर ये स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनकी तरफ से तैयारियां पूरी तरीके से चाक चौबंद है और ये होता है कि नोडल अफसर बनाया जाता है जो कि पूरे इस जो स्वाइन फ्लू का जो सीज़न होता है उसमें नोडल अफसर जो है पूरा नज़र रखता है पूरे प्रदेश के अंदर। और अब सबसे बड़ी बात जीनत ये है कि इसमें जितने भी मामले हुए, जितनी ये डेथ्स हुई हैं या जितने मामले सामने आए हैं, इसमें ज़्यादातर जो मामले हैं वो गढ़वाल मंडल के हैं और जो डेथ हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या जो वो देहरादून के लोगों की है। जो देहरादून के लोग लगभग 8 से 9 लोग जो हैं वो देहरादून के थे जिनकी स्वाइन फ्लू से डेथ हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर इलाके में इस समय प्रदेश के वो स्वाइन फ्लू की दस्तक दिखाई दे रही है। 13 लोग मारे उनकी डेथ्स हो गई हैं बीमारी की वजह से। तो वो एक बड़ा चिंता का विषय है और बड़े कम समय में लगभग 2 महीने के अंतराल में हम देख रहे हैं कि 13 ये मौतें हुई हैं। और इसमें बड़ी दिक्कत इस बात की है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो कॉमन कोल्ड की तरह दिखाई देते हैं। शुरुआत में कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी ज़ुकाम होता है, खांसी होती है, उसको लोग हल्के में लेते हैं और उसके बाद वो जब मामला आगे बढ़ जाता है, बहुत सीरियस हो जाता है तो चीज़ें हाथ से निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो इसके लिए एहतियात बरतने की बात की गई है, इसका प्रचार प्रसार करने की बात डीजी हेल्थ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई थी। लेकिन सवाल यही है कि जब सीज़न शुरू हो जाता है तब इस तरीके की एहतियात बरतने की बात की जाती है। अगर तैयारियां पहले से ही मुकम्मल कर ली जाएं तो शायद इस तरीके की नौबत ना आए और इसका प्रचार प्रसार पहले से ही हो जाना चाहिए क्योंकि ये हर साल की घटना है। ये एक या 2 बार का मामला नहीं है। रॉबिन, आपने जो बात कही हर साल इस तरीके एक और बेसिक सा सवाल है वो ये कि हम ये देखते हैं कि मामूली बुखार जो हो जाता है या और जो हम सीजनल बीमारियों का जिक्र करते हैं बरसात के बाद, ठंड के बाद, गर्मी के बाद, तो हमारे अस्पताल बहुत ज्यादा तैयार नहीं है, वहां पर उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती। हर चीज में नुक्ताचीनी की बात नहीं, एक जायज सी बात है। महिलाओं को लेकर हम देखते हैं कि किस तरह से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, बच्चियों के लिए तमाम तरह से। तो उसमें स्वाइन फ्लू ऐसा है कि एक बहुत बड़ी आबादी अभी से जानती भी नहीं है और बहुत ज्यादा जागरूक भी नहीं है। तो जब मामूली चीजों के लिए हम तैयार नहीं है तो इसके लिए सिर्फ बातें कर देने, एडवाइजरी आपने जारी कर दी तो क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? लोगों को क्या आपको नहीं बताना होगा कि ठीक है आपको सर्दी जुकाम भी होता है, थोड़े से भी लक्षण मिलते हैं तो आप जाइए, आप ट्रीटमेंट कराइए। लेकिन हम ट्रीटमेंट करने के लिए कितने तैयार हैं, इस पर भी तो काम होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जो प्रचार प्रसार की आपने बात की है वो जाहिर तौर पर बहुत सही बात भी है अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके से विभाग अपने
अपनी सफलताओं का, अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार पे पैसे खर्च करता है, विज्ञापन देता है, उसी तरीके से ये सीजन जब शुरू होता है, इसका एक पर्टिकुलर सीजन है, ऐसा नहीं है कि ये बीमारी अचानक आ जाती है। आपको मालूम है कि डेंगू कब आना है, आपको मालूम है कि स्वाइन फ्लू कब आना है, तो वो उसकी तैयारियां पहले से मुकम्मल की जानी चाहिए। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी हेल्थ अब कर रहे हैं इतनी मौतों के बाद, तो वो शायद उसको पहले कर सकते थे और उनका विभाग को पहले एक्टिव कर सकते थे, या नोडल अधिकारी जब आप बनाते हैं तो उसको 1-2 मौतों के बाद आप नोडल अधिकारी बनाते हैं, तो वो पहले से उस चीज़ की तैयारी विभाग की तरफ से की जानी चाहिए, क्योंकि आपको उसका समय मुकर्रर है इस बीमारी का कि ये इन महीनों में ये बीमारी आती है, तो उसको लेकर एहतियात बरता जाना चाहिए। लेकिन किसी तरीके का प्रचार प्रसार उसको लेकर नहीं किया गया। अब आप कह रहे हैं कि अगर आपको कॉमन कोल्ड है या सर्दी जुकाम भी है तो उसका भी आप चेकअप कराइए। इसी वजह से सवाल हुआ। रॉबिन, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी ही निभाते रहेंगे, कब हम सच में एक आम इंसान की जिंदगी की कीमत समझेंगे? 13 लोगों की जिम्मेदारी क्या कोई लेगा? जवाबदेही तय होगी। एक बेसिक सा सवाल है ये। चमोली के भविष्य बद्री में बर्फबारी में फंसे साधु को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया। भारी बर्फबारी की वजह से साधु भविष्य बद्री में अपनी कुटिया में फंस गए थे। मूल रूप से अहमदाबाद के रहने वाले 45 वर्षीय स्वामी परस्वानंद को रेस्क्यू करने में कड़ी मेहनत लगी और 9 सदस्यीय टीम ने बड़ी मुशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू किया। और बीते दिनों हुई बर्फबारी से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों और दुग नाकूरी तहसील के दूरस्थ क्षेत्रों में हालात ज्यादा खराब हैं। सड़क और रास्ते अभी पूरी तरह से नहीं सामान्य हुए हैं। करीब आधा दर्जन गांवों की बत्ती गुल है। पेयजल की समस्या का भी ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन बंद पड़े रास्तों को खुलवाने में लगा हुआ है। बिजली लाइनों को भी दुरुस्त करने का काम चल रहा है। खबर देहरादून से आ रही है। बारिश और बर्फबारी से लोगों को निजात मिलेगी। 31 जनवरी तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पिछले दिनों पहाड़ में जमकर हुई थी बर्फबारी। कई इलाकों में बारिश से मौसम में आया था बदलाव और बिजली व्यवस्था पर असर पड़ा है। हमने आपको भी जानकारी दी भी और सड़कों को खोलने की कोशिश जारी है। दरअसल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने कहा था कि 25 तारीख तक बारिश और बर्फबारी होगी और फिर बाद में 26 का भी जिक्र किया था और ये बात कही थी कि 27 तारीख के बाद जो है वो मौसम साफ हो जाएगा। अब ऐसा होता है अगर तो अच्छी बात है, क्योंकि पिछले दिनों जो बारिश बर्फबारी हुई है उसने लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है। न सिर्फ सड़कें जो है वो खराब हुई है बल्कि पानी और बिजली की भी समस्या है। रॉबिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। रॉबिन, हालांकि मौसम विभाग वक्त दर वक्त जानकारियां दे रहा है लेकिन फिर भी लोगों को दिक्कतें बढ़ गई और अब एक राहत कही जा सकती है कि चलिए 31 तारीख तक ना बारिश होगी ना बर्फबारी होगी। हाँ बिल्कुल जीनत, ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो दूरस्थ इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ बर्फ़बारी इस समय हुई है। उनके लिए ये राहत देने वाली खबर है कि और ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरेगी फ़िलहाल। और जो राहत का काम है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था, यूपीसीएल की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि परसों शाम तक का उन्होंने समय दिया था कि जो है बिजली बहाल हो जाएगी पूरे प्रदेश में, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कई रास्ते अभी भी बंद हैं। तो अब अच्छी खबर यह है कि जो काम चल रहा है उसमें थोड़ी सी तेज़ी आएगी, क्योंकि बारिश बर्फबारी नहीं है। हालांकि अब सर्दी जो है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे बर्फ़ पिघलेगी और हवाएं चलेंगी तो वो जो सर्द हवाएं हैं वो मौसम में ठंडक को और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो अभी फ़िलहाल तो यही पूर्वानुमान है मौसम विभाग का कि 31 जनवरी तक मौसम साफ रहने वाला है, शुष्क रहने वाला है। बहुत ज़्यादा बारिश बर्फबारी की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर से 1 फरवरी से एक सिस्टम बन रहा है जिसको मौसम विभाग फिलहाल मॉनिटर कर रहा है। वो फिर से बारिश के आसार बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस सिस्टम को अभी फिलहाल मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन ये अच्छी खबर है प्रदेश के लिए कि कुछ दिनों तक उनको बारिश और बर्फबारी से राहत मिलेगी। हालांकि जो पर्यटक हैं, इस खबर के बाद कि बर्फबारी हुई है पहाड़ों में, बड़ी संख्या में मसूरी, नैनीताल जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ पर पहुँच रहा है, क्योंकि वीकेंड है। कल छुट्टी थी 26 जनवरी की, तो मसूरी में घंटों जाम लगा रहा। काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचे हैं कल भी। तो टूरिस्ट के पहुँचने का सिलसिला है वो लगातार जीनत जारी है। लेकिन अच्छी खबर यही है कि बारिश बर्फबारी फिलहाल 31 जनवरी तक उससे राहत मिलने वाली है प्रदेश को। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, क्योंकि लोग भी बहुत खुश होंगे इस जानकारी को मिलने के बाद, क्योंकि दिक्कतें लोगों की वाकई बहुत बढ़ गई थी।
और हम ठंड की बात कर ही रहे थे। पहाड़ में हुई बर्फबारी से जहां पूरा पहाड़ कांप रहा है, वहीं ऐसे मौसम में शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए बर्फ की चाट खासी फायदेमंद साबित हो रही है। विकासनगर के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में ये चाट न केवल खूब बनाई जाती है, लोग बड़े चाव से इसे खाकर स्वस्थ रहते हैं। खास बात यह भी है कि इससे न सर्दी जुकाम होता है और ना ही इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, बल्कि ये चाट औषधीय गुणों से भरपूर मानी जाती है। बर्फ की चाट को बनाने के लिए पहले आसमान से गिरी बर्फ को इकट्ठा किया जाता है और उसमें मसाले मिलाकर खट्टा मीठा करने के लिए नींबू या चीनी का उपयोग किया जाता है और फिर चटपटा करने के लिए हरी मिर्च डाली जाती है। स्वाद बढ़ाने के लिए चल्लू की चटनी और हरी धनिया के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। बर्फ की चाट खाने से शरीर के तापमान को बर्फ के मौसम में सामान्य रखा जाता है, लेकिन ये सिर्फ कुदरती तौर पर गिरी बर्फ की चाट से ही संभव है। ये जो बर्फ कम बनाते हैं, चुल्लू की चटनी और धनिया की पत्ती और लहसुन की पत्ती डाल के जो इसको बनाया जाता है, गुड़ आदि मिला के, ये खाने के बाद गर्म हो जाता है, बनने के बाद गर्म हो जाता है, जिससे खाने से जो है पूरे शरीर में गर्मी आती है और तापमान शरीर का बना रहता है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस की अलग अलग समितियों का गठन कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि जल्द समितियों की बैठक होगी और उसी आधार पर 2019 की तैयारियां होंगी। प्रीतम सिंह ने कहा है कि समितियों में कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को समायोजित किया गया है और कुछ को नई प्रदेश कांग्रेस कमेटी में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 2019 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। हमने कोशिश की कि तमाम साथियों का समायोजन हम इसमें करने का काम करें। बहुत सारे साथियों का समायोजन इसमें हो पाया है, कई लोगों का समायोजन जो पीसीसी में भी होगा। तो क्योंकि छोटा राजनीतिक दल नहीं है, इसमें कोई लिमिटेड लोग नहीं है कि जिन लिमिटेड लोगों को हम ये कहें कि पूरा समायोजन हो सकता है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का एक चरण आज पूरा होगा। कालसी से सेलाकुई तक रविवार को परिवर्तन यात्रा जो है उसको अपार समर्थन भी मिल रहा है। न्यूज 18 ने देश की जनता से सीधी बात के जरिए उनके मन की बात जानने की कोशिश की। नेशनल ट्रस्ट कार्यक्रम में दिखाए जाने वाला सबसे बड़ा सर्वे 385 जिलों के 320 लोकसभा क्षेत्रों में किया गया। देश के अलग अलग मुद्दों और उन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के प्रति लोग क्या राय रखते हैं, महंगाई जैसी समस्या का समाधान किस पार्टी के पास है और कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकती है, ऐसे ही अहम सवालों के साथ न्यूज 18 ने नेशनल ट्रस्ट कार्यक्रम के जरिए सबसे बड़ा सर्वे किया। इस सर्वे में आम जनता से सीधे सरोकार रखने वाले सवाल लिए गए, जिसमें किस पार्टी और किस राज्य की सरकार ने जनता का भरोसा जीता है। वो मुद्दे हैं महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक सौहार्द, 2019 चुनाव का असली मुद्दा, जनता का भरोसा जीतने वाली क्षेत्रीय पार्टियां, 2019 में कौन होगा प्रधानमंत्री। ऐसे कई अहम मुद्दे पर जनता के मन की बात जानने की कोशिश की गई। ये सर्वे 34,470 लोगों के बीच किए गए। सर्वे में 57 सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र चुने गए, जिसमें 36 और 64 के अनुपात में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे हुआ। नेशनल ट्रस्ट जानने के लिए 23 राज्यों के 285 जिलों के 320 लोकसभा क्षेत्रों के लोगों के बीच सर्वे किया गया। ये सर्वे 20 नवंबर 2018 से 8 जनवरी 2019 के बीच किया गया। राष्ट्रहित में समाज के हर तबके की आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 ने फर्स्ट पोस्ट के साथ इस सर्वे को अंजाम तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। आयकर विभाग के 21 लाख रुपए वसूली पर श्रीनगर के पूर्व विधायक गणेश गोदियाल पहली बार प्रतिक्रिया देते नजर आए। उन्होंने कहा ये एक राजनीतिक प्रतिशोध है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है। दावा उन्होंने किया है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो इसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं, जहां सही गलत का फैसला हो जाएगा। गोदियाल के बैंक खाते अटैच कर आयकर विभाग ने 21 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगाया था। गणेश गोदियाल अगर कुछ गड़बड़ झाड़ा
किया होता तो आज तक सीबीआई के मार्फत जेल में होता। इतनी निगाह थी मेरे पे। लेकिन हाँ, बिल्कुल ही राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है। और आखिर न्यायालय है, हमने अपील कर रखी, न्यायालय में जाएंगे। तो ये 3 महीने की लड़ाई और है बस। सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज के लोन देना घाटे का सौदा हो सकता है। इसका भार सहकारिता विभाग और सरकार दोनों पर पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक योजना शुरू होने पर सहकारिता विभाग को ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में 60 करोड़ रुपए देने होंगे, लेकिन सरकार की माली हालत इतनी खस्ता है कि विभाग की पिछली योजनाओं का ही करीब 31 करोड़ रुपया नहीं लौटा पा रही है। रिपोर्ट। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग के माध्यम से लोन पर सब्सिडी देने जैसी 2005 के बाद तीसरी योजना लागू होने जा रही है। इससे पहले साल 2005 से 2017 तक 4% सब्सिडी वाली सहकारिता सहभागिता योजना चलाई गई थी। इसका ब्याज प्रतिपूर्ति का 23 करोड़ रुपया आज भी सरकार सहकारिता विभाग को नहीं लौटा पाई है। ठीक इसी तरह अक्टूबर 2017 में सरकार ने 2% ब्याज दर वाली दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना चलाई, लेकिन इसका भी ब्याज प्रतिपूर्ति का 8.5 करोड़ रुपया सरकार के पास बकाया है। इस साल हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी अनाउंस किया है कि हम 0% पे उनको ऋण देना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड पहला प्रदेश होगा जो अपने गरीब किसानों को 0% पे जो है इस योजना को लागू करने वाला है। उत्तराखंड सरकार उसमें भी कृषकों को राहत दे रही थी और 2% इंटरेस्ट ले रही थी, तो उसको अब 2% माफ कर दिया जाना है। तो 1000 करोड़ पे लगभग जो है उत्तराखंड सरकार का 40 करोड़ रुपए वहन करना पड़ेगा। अब सरकार सहकारिता विभाग के माध्यम से ही दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 26 जनवरी से काश्तकारों को ब्याज मुक्त लोन देने जा रही है। विभाग ने 1100 करोड़ रुपए का लोन बांटने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य सरकार से 60 करोड़ की मांग की है। ये जनहित के काम है, करने पड़ेंगे, तभी हम रोजगार भी दे पाएंगे, तभी हम उनको सामाजिक सुरक्षा भी दे पाएंगे। तो इस वित्तीय संसाधनों की प्रतिपूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त रूप से आधार है और उसके आधार पर हम चल रहे हैं। बहरहाल सहकारिता विभाग सरकारों के लिए दुधारू गाय साबित हो रहा है। ये अलग बात है कि इस पूरी कवायद में सहकारिता की खुद की माली हालत खराब होती जा रही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कुमाऊं मंडल के लोगों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। उड़ान योजना के तहत पंतनगर एयरपोर्ट से लखनऊ, कानपुर और चंडीगढ़ के बीच स्पाइस जेट और हेरिटेज एविएशन की किफायती हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। हवाई यात्रियों को पंतनगर से कानपुर, पंतनगर से लखनऊ और पंतनगर से चंडीगढ़ के लिए स्पाइस जेट और हेरिटेज एविएशन के ATR के 72 विमानों की सुविधा उपलब्ध होगी। DGCA से अनुमति मिलने के बाद इन तीनों रूटों पर स्पाइस जेट और हेरिटेज एविएशन अपनी फ्लाइट्स शेड्यूल जारी कर देंगे। वैसे मौजूदा समय में पंतनगर एयरपोर्ट से पंतनगर से देहरादून और पंतनगर से दिल्ली के बीच एयर इंडिया की हवाई सेवा संचालित हो रही है। देहरादून पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 5 चोरी की गाड़ियां बरामद की गई। पकड़े गए आरोपियों में उपेंद्र सकलानी चोरी की गाड़ियों के फर्जी दस्तावेज RTO ऑफिस से तैयार करवाने का काम करता था। पुलिस गिरोह के अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी चोरी की गाड़ियों के इंजन मुरादाबाद से लाते थे, जबकि फर्जी दस्तावेज देहरादून RTO में तैयार होते थे। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि RTO का कौन सा अधिकारी कर्मचारी फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने में मदद करता था। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 उत्तराखंड को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com, फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। नमस्कार।